हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग आज से कक्षा 10 का भारत संसाधन एवं उपयोग यानी कि ज्योग्राफी भूविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से हम आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अभी यानी कि कंटिन्यू कब तक चल सकता है बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि आप लोग का भूगोल से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। हम आप लोगों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताते हुए चलेंगे एवं थ्योरी के साथ पूरा एक्सप्लेशन करेंगे, वह भी एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले है खंड खा में आप लोगों को 6 चैप्टर है। पहला इकाई है भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा कृषि, तीसरा निर्माण उद्योग, चौथा परिवहन संचार एवं व्यापार, पाँचवा बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन, पाँचवा है मानचित्र अध्ययन। यह खंड का में आता है जिसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में आता है खंडवा में आप लोग का आ जाता है प्राकृतिक आपदा एवं परिचय, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, आपदाकाल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा और सह अस्तित्व। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र देख लीजिए 1 से लेकर के 52 तक, यानी कि ये आपका आपदा चैप्टर का हो जाता है। आपदा से भी 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं, वे है। मुख्य रूप से हम लोग को ये 6 इकाई ऊपर वाला है उसे पढ़ना है, ये भी पढ़ाएंगे लेकिन पहले इसे पढ़ लेंगे खंड का में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकाई 1 में भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि 1 से लेकर के 126 तक, यानी कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ खंड का में बहुत ही सारा चैप्टर है। तो इकाई 1 देख लेते हैं। पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में देखेंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 3-4 पेज का होगा, 5-6 पेज का है दोस्तों। तो 2 दिन में कवर हो जाएगा या 3 दिन लग सकता है, पार्ट 3 तक जाएगा। तो सबसे पहले है संसाधन का महत्व, यानी कि संसाधन का क्या महत्व है उसके बारे में। तो आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अपने जीवन में तो बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग किए होंगे। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं, यानी कि आप लोग जोन जोन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, तो संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन कैसे होते हैं, भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि भूमि हो गया, मृदा यानी कि मिट्टी हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है, भौतिक पदार्थ मानव की इच्छा के अनुसार यानी कि अलग अलग कामों के अनुसार पूर्ति में सहायक होते हैं, जिस कारण ये सब संसाधन बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव मानवीय जीव को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। उसी प्रकार जैविक पदार्थ में आ जाते हैं, वनस्पति आ जाते हैं, वन्यजीव आ जाते हैं, जलीय जीव, ये सब भी यानी संसाधन कहलाए जाते हैं मानवीय जीवन में सुखमय बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए ये सब भी एक प्रकार से संसाधन हो जाते हैं। आगे है उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनों उपयोगिक हो पाते हैं, यानी कि तकनीक के सहारे ही जीवनों उपयोग यानी जीवन में उपयोग के लायक हो पाते हैं। अनादि अन्यथा काल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे, यानी कि बहुत ही पहले से ही जंगलों में क्या थे, वनस्पति एवं वन्य जीव उपस्थित थे। लेकिन उस समय हम लोग इसका उपयोग नहीं करना चाहते थे, उस समय संसाधन नहीं थे। यानी कि जब से हम लोगों ने इसका उपयोग करना स्टार्ट किया तब से यह संसाधन कहलाने लगा। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं, यानी कि उसमें रहते आए हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था।
यानी कि बहुत ही दिनों से कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब यानी कि धरती पर मौजूद था, लेकिन उस समय मानव के पास तकनीक नहीं था, यानी कि ज्ञान नहीं था। आगे है, धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानजर्क की दर में त्वरित वृद्धि किया, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, आवश्यकता बढ़ा, वैसे वैसे मानव ने आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालते गया। जनसंख्या बढ़ती गई तो वृद्धि मानव ने यानी कि ज्ञान को अर्जित करने लगा, और त्वरित वृद्धि यानी कि जल्दी जल्दी अपने आप को यानी कि अपना ज्ञान को वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। जब यानी कि तकनीक को आदि मानव के पास तकनीक आ गया तो वो तब से ज्ञानी मानव कहलाने लगे। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। आगे है, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि जिमरमैन ने ये क्वेश्चन पूछता है कि जिमरमैन ने क्या कहा था, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, या किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। आजकल जो भी सेवाएं हैं उसे भी संसाधन मान लिया गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार, अगर कोई गायक है या कोई कवि है या कोई चित्रकार है, अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, यानी कि उससे धन कमाता है या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी यानी कि ये जो क्रियाकलाप है संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। यानी कि जो कवि जो कविता रचता है वह भी संसाधन है, चित्रकार जो चित्रकारी करता है वह भी संसाधन है, गायक जो गायकी करता है यानी कोई भी गाना गाता है वह भी क्या है, तो संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। यहाँ क्या है, मानव खुद भी एक संसाधन है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है क्या मानव संसाधन है, तो आप लोग बोलिएगा हाँ जी, मानव भी खुद एक संसाधन है, क्योंकि इसके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा मानव क्यों एक संसाधन है, तो यहाँ बोलिएगा क्योंकि इसके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना देता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यानी कि जो संसाधन क्या है, तो एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन क्या होता है, तो किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक एवं मेरुदंड होता है। संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। यानी संसाधन क्या होते हैं, विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में बिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जिसके पास बहुत ही प्राकृतिक संसाधन है वह संपन्न राष्ट्र कहलाएगा। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपत्र है, यानी कि बहुत ही उसके पास प्राकृतिक संसाधन कम है, किंतु इसके पास क्या है, तो मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं, इतने अच्छे हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है। यानी कि इसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि और सबल से इसने यानी कि एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो गया है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी महती भूमिका होती है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे
विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगिक बन जाते हैं। इसे चित्र संख्या 1.1 से समझाया जा सकता है। आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मानव को बीच में रखा गया है, जो कि तीनों चीज़ों का उपयोग करता है। ऊपर में दिया गया है पर्यावरण का, इधर से भी संतुलन हो गया। इधर दिया गया है प्रौद्योगिक और तकनीक का, इधर से भी संतुलन है। इधर है संस्थाएं का, यानी कि पर्यावरण से भी मानव यानी मानव उसका उपयोग करता है, और प्रौद्योगिक और तकनीक का भी इधर संस्थाएं। किस प्रकार से बैलेंस बना हुआ रहता है। तो चलिए आगे संसाधनों को देखते हैं, उसको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। यहाँ पर निम्नलिखित आधार में संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है। तो ए में दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, जैव और अजैव, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। अब बी में देखते हैं, तो बी में है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया, पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। और तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भाग में बांटा गया है, पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ डी में है विकास की स्थिति के आधार पर संभव्य, विकसित, भंडार और संचित। यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को चार भाग में बांटा गया है। एक ठो संभावित संसाधन, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित संसाधन। तो इसे हम लोग एक ठो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। दिए गए चार्ट की मदद से संसाधन को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे संसाधन दिया गया है, जिसे सबसे पहले दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानवीय। अब प्राकृतिक में देखते हैं, प्राकृतिक में हो जाता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, और मानवीय में हो जाता है संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा हो जाता है मात्रा एवं गुणवत्ता। उसी प्रकार है आगे यहाँ पे दिया गया है नवीकरणीय में। तो नवीकरणीय में हो जाता है सतत अथवा प्रवाह, जैसे जल और जल, और दूसरा होता है जैव में। तो जैव में भी दो प्रकार के, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। उसी प्रकार अनवीकरणीय में आते हैं, तो अनवीकरणीय में हो गया पुनः चक्रीय, जैसे धातु हो गया, और दूसरा हो गया अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो ये थे संसाधन को इतने भागों में चार्ट के माध्यम से। आप लोग इसको अपना किताब में देख लीजिएगा अच्छा से। इसे उतना डिटेल से अभी नहीं बताएंगे, इसको जब हम देखेंगे संसाधन के प्रकार, तो वहाँ पर आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप सभी से मिलेंगे इसका पार्ट 2 में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, बात खत्म।